हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में और उसमें डिफरेंट तरीके के ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के बारे में। एंड देन ऑल्सो वी हैड डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स सॉल्यूशंस विच इज आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हमारी सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक चीज रह गई थी उस पर्टिकुलर लेक्चर में, विच इज एंडोसाइटोसिस। तो चलिए इस स्पेसिफिक लेक्चर में हम एंडोसाइटोसिस के बारे में समझ लेते हैं कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है, सेल एंडोसाइटोसिस कैसे शो करता है। इसके बाद वी विल स्विच ऑन टू द सेल वॉल। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन, बात करते हैं एंडोसाइटोसिस की। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? तो एंडोसाइटोसिस जो है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द सेल मेम्ब्रेन फोल्ड्स इनवर्ड। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? अंदर की तरफ फोल्ड होता है। ठीक है, टू ब्रिंग सब्सटेंस इनटू द सेल, ताकि वो क्या कर सके? सेल के अंदर किसी चीज को लेके आ सके। किस चीज को लेके आ सके? जिसकी जरूरत सेल को है, उस चीज को सेल लेके आ सके। ठीक है, फाइन। फॉर्मिंग अ वेसिकल, और उस चीज को सेल के अंदर कैसे लेके आता है? एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना के लेके आता है। दिस इज पर्टिकुलरली ऑब्जर्व्ड इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। कहाँ देखने को मिलता है? अमीबा के अंदर ये प्रोसेस, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस पर्टिकुलरली देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका एक अमीबा है। ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज अ अमीबा एंड लेट्स से ये आपका क्या है? ब्लू वन। लेट्स से इट इज अ फूड पार्टिकल, जिसको ये अमीबा क्या करना चाहता है? इस फूड पार्टिकल को ये अमीबा अपने बॉडी के अंदर लेके जाना चाहता है। ठीक है, तो क्या होगा? होगा ये कि अमीबा जो है वो देखिए इस तरीके से अपने सेल मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है? अंदर की तरफ फोल्ड कर रहा है ना फोल्ड। तो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होता है, फोल्ड इनवर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है, और ये जो फूड पार्टिकल है ये जो ग्रूव फॉर्म हो रहा है उसके अंदर जा रहा है। ठीक है, और फाइनली ये जो फूड पार्टिकल है वो अमीबा के बॉडी में एंटर कर जा रहा है। किस तरीके से? ये एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना के, ये आप देख रहे हैं ना, दिस इज अ वेसिकल, और इसके अंदर जो है ये है फूड पार्टिकल। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से अमीबा ने इस फूड को एनगल्फ किया, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस। ठीक है, ओके। थोड़ा डिटेल अगर देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, ये आपके क्लास 10th में एक चैप्टर है, डाइजेशन इन अमीबा, और यू कैन से यस, डाइजेशन इन अमीबा। उसमें ये डायग्राम बहुत ही कॉम्पिटिबली आपके एनसीईआरटी में दिखाया गया है, तो वही मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। देखिए ये है आपका अमीबा, ये अमीबा का न्यूक्लियस, और ये अमीबा का फूड पार्टिकल जो वो एनगल्फ करना चाहता है। तो अमीबा ने क्या किया? अमीबा ने इस तरीके से अपने सेल मेम्ब्रेन को इन अंदर की तरफ फोल्ड किया, इनवर्ड फोल्डिंग की, और अंदर की तरफ फोल्ड करके उसने कुछ फॉल्स लेग लाइक स्ट्रक्चर बनाए, जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, ओके, सूडो मीन्स फॉल्स, और पोडिया मतलब होता है फुट। तो उसने कुछ फॉल्स लेग लाइक स्ट्रक्चर बनाए इस तरीके से अपने सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ फोल्ड करके, जिसकी वजह से ये जो फूड पार्टिकल था ये अंदर गया। ठीक है, और जब ये फूड पार्टिकल अंदर गया तो इसने फूड को इस तरीके से घेर लिया चारों तरफ से। किस क्या बनाया? फूड वैक्यूल के अंदर फूड चला गया। ठीक है, उसके बाद इस फूड वैक्यूल के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट किए जाएंगे। किसके द्वारा? अमीबा के द्वारा। और फिर इस फूड का डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होने के बाद अब्जॉर्प्शन होगा। अब्जॉर्प्शन होने के बाद यहाँ जो वेस्ट मटेरियल है उसका क्या हो जाएगा? एक्सक्रीशन भी हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहला प्रोसेस है इंजेशन का, जिससे वो सेल फूड को इंजेस्ट कर रहा है। किस प्रोसेस से? एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से। यहीं पे क्या हो रहा है? यहीं पे आपका एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है ना, ओके। दूसरा प्रोसेस डाइजेशन। यहाँ देखिए इधर फूड वैक्यूल के अंदर चला गया, बॉडी के अंदर गया, फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया गया। किसके द्वारा? फूड वैक्यूल में प्रेजेंट एंजाइम के द्वारा। ठीक है, इसके बाद फूड का अब्जॉर्प्शन होगा, असिमिलेशन होगा, और फाइनली इजेशन, या आप इसको बोल सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। फाइन, ओके, बातें समझ आ गई। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज सेल वॉल। बात करते हैं किसकी? सेल वॉल की बातें करते हैं कि सेल वॉल जो है वो कैसा है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है।
फाइन, ओके। सो स्टार्टिंग विद द सेल वॉल। सेल वॉल इन प्लांट्स, सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? मोस्टली प्लांट्स में पाया जाता है। क्या एनिमल्स में नहीं पाया जाता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल में ही सेल वॉल होता है या फिर बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जैसे हैं उनके अंदर सेल वॉल होता है। तो देखिए यहाँ आपका एक प्लांट सेल दिखाया गया है। ओके फाइन, दिस इज द प्लांट सेल, द होल सेल। और यहाँ आपको दिख रहा है कुछ वॉल लाइक स्ट्रक्चर। फाइन, तो सेल वॉल जो है, तीन तरीके के सेल वॉल जो है वो यहाँ दिखाए गए हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी वॉल, सेकेंड वन इज सेकेंडरी वॉल, और इसके बीच में मिडल लैमेला। ठीक है ना? देखिए ये सबसे अंदर वाला वॉल, दिस वन, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्राइमरी वॉल। ओके, द फर्स्ट वन प्राइमरी वॉल। इसके बाद उस बाहर वाला वॉल जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वॉल बोलते हैं। ये ग्रीन वन जो दिखाया गया है, लाइट ग्रीन वन, दैट इज द सेकेंडरी वॉल। मैं वाइप आउट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दैट विल बी विजिबल। ठीक है ना? तो दिस वन इज द सेकेंडरी वॉल, लाइट ग्रीन कलर, एंड द ब्लू वन इज द प्राइमरी वॉल। तो दिस आर द सेल वॉल विच इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। ध्यान रखने वाली क्या बात है कि सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। सिर्फ कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में। कुछ एनिमल सेल्स में भी सॉरी कुछ एनिमल सेल्स में नहीं, कुछ बैक्टीरियल सेल्स में भी सेल वॉल पाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल। प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से अलग होता है। क्यों प्लांट सेल एनिमल सेल से अलग होता है? क्योंकि प्लांट सेल के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो प्लांट का सेल वॉल है वो किस चीज से बना हुआ है? प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किस चीज का बना है? सेलुलोज का बना है। ठीक है, प्लांट का जो सेल वॉल है सेलुलोज का बना है। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक पॉलीमर है, सेलुलोज एक पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, जो कि प्लांट के सेल वॉल को फॉर्म करता है। अंडरस्टूड? बात समझ आ गई? ओके, सेल वॉल का कुछ फंक्शन भी है, देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन है। द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज स्ट्रक्चरल सपोर्ट। पहला काम क्या है सेल वॉल का? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। ठीक है, मतलब जो प्लांट का सेल का जो एक शेप आपको प्रॉपर दिखाई देगा अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उस शेप को मेंटेन करने का काम कौन करता है? सेल वॉल करता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करता है। ये प्लांट सेल को रिजिडिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, और उसके शेप को मेंटेन करने में मदद करता है, मेंटेन इट्स शेप। फाइन, दूसरी बात, ये प्लांट सेल को क्या देता है? सेल वॉल प्लांट सेल को प्रोटेक्शन देता है। तो ओके, the cell wall provide protection to the plant cell. It protect the cell from mechanical stress. ये प्लांट को किससे बचाता है? मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाता है और फिजिकल डैमेज होने से बचाता है। मान लीजिए बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, या फिर आप बोलिए अगर आप एक लकड़ी लेते हैं उसको बेंड करने की कोशिश करते हैं तो आप उस पर अलग से फोर्स डाल रहे हैं, तो उन सारी चीजों से प्लांट को बचाने का काम कौन करता है? प्लांट का सेल वॉल करता है। तो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तीसरी बात, प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो विथस्टैंडिंग चेंज, जो भी बदलाव होते हैं बाहर में या प्लांट के अंदर में, उन सब से भी बचाने का काम कौन करता है? प्लांट सेल को सेल वॉल ही करता है। देखिए, द सेल वॉल अलाउ प्लांट सेल टू विथस्टैंड ग्रेटर चेंज इन देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब सेल के बाहर जो भी चेंजेस हो रहे हैं और सेल के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारा उसका एनवायरनमेंट है। तो उससे बचाने के जो भी चेंजेस हो रहे हैं सेल के आसपास, उससे उसको बचाने में कौन मदद करता है? आपका प्लांट सेल मदद करता है, सेल वॉल मदद करता है। ठीक है, जैसे सेल को बर्स्ट होने से बचाता है, स्पेशली इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर हम किसी सेल को प्लेस करते हैं तो सेल क्या करता है? उसके अंदर पानी भरता जाता है जिसकी वजह से सेल बर्स्ट हो सकता है। तो प्लांट सेल को पानी की बहुत रिक्वायरमेंट है, ऑफकोर्स वो नीचे से सॉइल से पानी को खींचते हैं ऊपर। ठीक, तो बहुत ज्यादा पानी अगर आ जाए सेल के पास तो सेल बर्स्ट हो सकता है इन दैट केस। तो प्लांट सेल को उस बर्स्टिंग से बचाने का काम कौन करता है?
आपका सेल वॉल करता है, ठीक है। तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर डाल दिया जाए तो उसको बर्स्टिंग करने से बचाएगा कौन? प्लांट का सेल वॉल। सो दीज आर व्हाट द फंक्शन ऑफ प्लांट सेल वॉल, ठीक है। ओके, होप दिस विल बी क्लियर। चलिए, अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने सेल पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, और उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल पढ़ा। अब हम सेल के अंदर की बातें करते हैं। अगर मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करूं, लेट्स से दिस इज अ सेल, ठीक है। तो हमने क्या किया था? हमने प्लांट सेल के लिए ये सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया था, मैं सीएम लिख रही हूँ, और सॉरी एनिमल सेल के लिए और प्लांट सेल के लिए, दोनों के लिए। और प्लांट सेल में एक स्पेशल चीज होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम सेल के अंदर की बात करेंगे। तो सेल के अंदर सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म भी वी विल डिस्कस, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? सेल के न्यूक्लियस के बारे में। सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और अभी हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियस का डिटेल डायग्राम है, होप इट विल बी विजिबल वेरी वेल। ये डायग्राम आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रॉपर है। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द सेल, सेल का न्यूक्लियस। मैंने ऑलरेडी एक ब्रीफ आपको पहले भी बता दिया था कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सेल के अंदर जो भी प्रोसेसेस, जो भी फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? वो सारे के सारे रेगुलेट किए जाते हैं सेल के न्यूक्लियस के द्वारा, ठीक है। दैट्स व्हाई द सेल इज नोन, द न्यूक्लियस इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। चलिए और कुछ बातें पढ़ते हैं सेल के न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस इन द सेल, द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, इसीलिए हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जैसे ब्रेन हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस भी क्या करता है? पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज द सेंटर ऑफ द सेल, फाइन। इसके अलावा न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। अगर हम अपनी बात करें तो डीएनए, अगर कुछ वायरसेस की बात करें तो आरएनए, ठीक है ना। डीएनए भी होता है वायरसेस में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरएनए ही होता है, फाइन। तो कंटेन जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए एंड रेगुलेशन सेल फंक्शन। ये क्या करता है? सेल के सारे काम को रेगुलेट करता है। जैसे सेल का ग्रोथ कितना होना है, सेल का मेटाबॉलिज्म क्या क्या करना है, सेल को कब रिप्रोड्यूस करना है, ये सारा काम कौन मेंटेन करता है? न्यूक्लियस ही मेंटेन करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, फाइन। चलिए ये देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, और इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। यहाँ आप देख रहे हैं सेल के अंदर वी आर हैविंग क्रोमेटिन विच इज डीएनए, ठीक है। वी आर हैविंग क्रोमेटिन थ्रेड विच इज द डीएनए, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेल का जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड है एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सेल जो है वो कवर्ड है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से, और इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिख रहा है ना, ये कैसा मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अलावा सेल का जो न्यूक्लियस का जो एनवेलप है या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें बीच बीच में क्या है? बीच बीच में पोर्स अवेलेबल है ना, पोर्स अवेलेबल। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? इन पोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। व्हाट इट इज नोन एज? इट इज नोन एज न्यूक्लियर पोर। सेल का जो न्यूक्लियस है उसका जो एनवेलप है, उसका जो मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि उसमें बीच बीच में पोर्स अवेलेबल है, और उन पोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। ओके, इसके अलावा सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और पैक लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस, ठीक है। सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, सेल के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के अंदर। सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस लुक लाइक। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कुछ ऐसा ही दिखता है। होप इट विल बी क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बातें करते हैं।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। कैसा होता है वो? डबल लेयर्ड होता है। आपको डायग्राम में भी दिख रहा है न्यूक्लियर एनवेलप कैसा है? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये कैसा है? ये कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि इसमें क्या है? इट कंटेन पोर्स। किस लिए पोर्स प्रेजेंट है? मटेरियल के एक्सचेंज के लिए। कैसा मटेरियल भाई? हमारे न्यूक्लियस के अंदर कुछ आरएनएस फॉर्म होते हैं, कुछ राइबोसोम्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। उन राइबोसोम्स को यहाँ बना के इसके बाहर भी निकालना है, उसके लिए न्यूक्लियर पोर की जरूरत पड़ती है। तो उन मटेरियल एक्सचेंजेस के लिए, क्रोमोसोमल एक्सचेंजेस के लिए किसकी जरूरत है? न्यूक्लियर पोर की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस में क्या होता है? कुछ डीएनए, कुछ प्रोटीन और कुछ और कंडेंस्ड विजिबल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। चलिए आगे, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है भाई? जब न्यूक्लियस सेल डिवीजन करना शुरू करता है तब, ठीक है। नॉर्मली न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखेंगे तो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ देखिए, नॉट कंडेंस फॉर्म। जनरली हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। और वो जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रेजेंट है? क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्रोमेटिन इज व्हाट? क्रोमेटिन इज नथिंग बट थ्रेड लाइक डीएनए। व्हाट इट इज? इट इज थ्रेड लाइक डीएनए। क्रोमेटिन क्या होता है? कुछ नहीं बल्कि इस तरीके से थ्रेड लाइक डीएनए होता है, ठीक है ना। तो क्रोमेटिन के फॉर्म में हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जब सेल डिवीजन होता है तब ये क्रोमेटिन सिर्फ थ्रेड के फॉर्म में ही नहीं रह जाता है, ये फर्दर क्या होता है? चेंज होता है, और चेंज करके कुछ विजिबल स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या हुआ बेटा? ध्यान दीजिए, हुआ क्या? हमारा इस तरीके से जो क्रोमेटिन था, ठीक है ना, दिस इज द क्रोमेटिन विच इज प्रेजेंट इनसाइड आवर न्यूक्लियस। ये क्रोमेटिन क्या हुआ? सेल डिवीजन करने से पहले या करते करते ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से एक कंडेंस स्ट्रक्चर में, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऐसा होता है कि जो भी आपका क्रोमेटिन थ्रेड है वो कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बनाता है, और फिर सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है सेल डिवाइड करके। फिर वापस से आपका इस स्टेज में उसका जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर का वो वापस से रिस्टोर हो जाता है क्रोमेटिन के फॉर्म में, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है क्रोमेटिन के बारे में? द लेस कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो लेस कंडेंस फॉर्म है उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। तो ये है आपका क्रोमोसोम विच इज द कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक। और जब ये लेस कंडेंस्ड होगा तो ये क्या बनाएगा? ये आपका क्रोमेटिन बनाएगा। यही तो कह रहे हैं, ठीक है। और ये कब होता है? जब सेल में ग्रोथ देखने को मिलती है, तो सेल डिवीजन के समय पे जो जी फेज होता है उसमें ये चीज देखने को मिलती है। सेल डिवीजन में आपको बहुत सारे फेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर पूरा लेक्चर अवेलेबल है मेरा सेल डिवीजन का। आप क्या कर सकते हैं कि उस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन, लेक्चर का डिटेल जो है वीडियोस, वो मैं आपको पिन कर दूंगी। आप वहां से जाके पूरा लेक्चर देख सकते हैं कि सेल डिवीजन क्या है, कैसा है, द होल डिटेल। फाइन, ओके, समझ आ रही है बातें आप लोगों को? जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज क्रोमेटिन, ठीक है। तो क्रोमेटिन इज व्हाट? इट इज लेस कंडेंस फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम, और ये आपको कब देखने को मिलता है? सेल के ग्रोथ फेज में इट विल बी विजिबल टू यू, ठीक है, जब सेल ग्रोथ होगी तो। फाइन, उसके बाद देखते हैं क्रोमोसोम। व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम आर स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो हमारे न्यूक्लियस के प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि किससे बना होता है? एंड किस चीज से बना होता है? ये हमारे डीएनए से बना होता है, ठीक है। एंड एसोसिएटेड प्रोटीन, डीएनए और कुछ प्रोटीन्स जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं, वो मिला के क्या बनाते हैं? हमारे क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो देखिए ये आपका क्रोमेटिन है, या आप डीएनए बोल लीजिए नॉर्मली, ठीक।
इसके साथ कुछ प्रोटीन्स लगेंगे, ये रहे कुछ प्रोटीन्स जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं, और ये दोनों जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सीधी सी बात। ओके फाइन, चलिए मूविंग ऑन, आगे देखते हैं डीएनए। व्हाट इज डीएनए, क्या होता है डीएनए? डीएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। ठीक है, डीएनए क्या होता है, डीएनए जो है कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, किस लिए, इनहेरिटेंस के लिए। इनहेरिटेंस मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है, हमारा डीएनए जो है कुछ चीजें जो है वो रखता है, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल विच कैरीज द इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है किस फॉर्म में, आपके न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में। ठीक है, या आप बोलिए कोड्स के फॉर्म में, कुछ स्पेसिफिक कोड के फॉर्म में। ठीक है, जिसको हम कोडॉन बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। ये बातें आपको अभी नहीं समझ आएगी, 12th की बातें हैं, 12th में समझ आएंगी, बट इतना समझिए कि डीएनए इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये हमारा इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन जो है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो कैरी करता है किस फॉर्म में, कोडॉन्स के फॉर्म में। ओके अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से नहीं करेंगे। ठीक है, क्रोमेटिन कैसा होता है, थ्रेड लाइक होता है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और ये कब प्रेजेंट होता है, जब सेल के अंदर डिवीजन नहीं होता है, तब जब सेल आपका नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है तब उसमें जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सारा जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि ये आपका कब का न्यूक्लियस है, नॉन डिवाइडिंग सेल का न्यूक्लियस है। ऐसा सेल जो अभी डिवाइड नहीं कर रहा है उसका न्यूक्लियस है। अगर सेल डिवीजन स्टेज में जाएगा तो उसमें आपको क्रोमेटिन नहीं बल्कि क्या देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 इन नंबर। ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल 23 पेयर, जिसमें 22 जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। ठीक है, और जो 1 पेयर है हमारा, इट इज द 23rd पेयर, वो क्या होता है, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। ओके, सेक्स क्रोमोसोम, मेल्स में XY, फीमेल्स में XX। ठीक है, बात समझ आ रही है। मेल्स में क्या होगा, मेल में इट इज XY और फीमेल में इट इज XX। दिस इज द सिंबल फॉर मेल एंड फीमेल। ओके, so in humans we are having 23 pair of chromosome, 22 is the autosome। autosomes मतलब ऐसे क्रोमोसोम जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। ओके, जो ओवरऑल बॉडी के स्ट्रक्चर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड सेक्स क्रोमोसोम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ स्पेसिफिक ह्यूमन। ठीक है ना, ओके, व्हिच इज XY फॉर द मेल एंड XX फॉर द फीमेल। ओके, मूविंग ऑन, देखिए कितना प्यारा डायग्राम है। ओके, ये किस चीज का डायग्राम है, ये आपका क्रोमोसोम का डायग्राम है। दिस इज द क्रोमोसोम डायग्राम। इसको थोड़ा सा जूम करके जब दिखाया गया है तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये आपका डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉन डिवाइडिंग सेल है। व्हाट इट इज नॉन डिवाइडिंग सेल, ऐसा सेल जो अभी डिवाइड नहीं कर रहा है। DEVIDING, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया है। ये एक नॉन डिवाइडिंग सेल है, इसका न्यूक्लियस देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियस, ये डबल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, फाइन, ये न्यूक्लियर पोर, और इसके अंदर ये हमारा जेनेटिक मटेरियल जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। नॉन डिवाइडिंग सेल के जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। अब इसको डिटेल में अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना, दिख रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स डीएनए। ओके, और इस हेलिक्स डीएनए में क्या हुए हैं, ये ब्लू कलर के, ये ग्रीन कलर के आपके प्रोटीन्स लग गए हैं, जिनको मैंने कौन सा प्रोटीन बोला था, हिस्टोन प्रोटीन बोला था। व्हाट इट इज नोन एज हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है ना, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स लग गए हैं, और प्रोटीन्स ने इसका कंडेंसेशन करके इसको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, फर्दर और कंडेंसेशन होगा और क्या हो जाएगा, आपका क्रोमोसोम जो है वो फॉर्म हो जाएगा, इस तरीके से क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेंटर पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये है
क्रोमोसोम्स के आर्म, इसको हम पी आर्म बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला है इसको हम क्यू आर्म बोलते हैं, ठीक है। ओके, क्रोमोसोम का जो अपर एंड है इसको हम क्या बोलते हैं, टीलोमेयर बोलते हैं। फाइन, ओके, बात समझ आ गई आपको कि किस तरीके से हमारा जो क्रोमोसोम है या जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है विच इज डीएनए, वो किस तरीके से हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये कब ऐसा होता है, जब सेल नॉन डिवाइडिंग होता है। इस फॉर्म में कब आ जाते हैं, जब सेल डिवाइड करने लगता है, ठीक है। डिवाइडिंग सेल में, कंडेंस फॉर्म में, नॉन डिवाइडिंग सेल में, इस तरीके से लूज थ्रेड फॉर्म में। ओके, अंडरस्टूड, फाइन। तो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट इज द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, दो चीजें पढ़ी। द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस एंड द सेकंड वन इज सेल वॉल। इसके अलावा हमने एंडोसाइटोसिस के बारे में भी डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, और उसमें सस्पेंडेड जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।